दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि दशमी रहेगी सुबह 7:51 तक और उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आज एक्चुअली एकादशी तिथि के व्रत को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर व्रत कब रखा जाए, 30 या कल 31 दिसंबर को। यह इस साल 2025 की अंतिम एकादशी तिथि है। पौषपुत्रदा एकादशी इसे कहा जाता है। तो इस एकादशी तिथि का आरंभ तो आज सुबह 7:50 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन कल 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर आने वाले बजट 2026 को लेकर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को देश भर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात करेंगे, की बैठक करेंगे और यूनियन बजट के बारे में राय जानेंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा कि कल दिन में सोना चांदी दोनों ने एक बार फिर से भयंकर बढ़ोतरी हासिल की, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और फिर कल शाम तक चांदी क्रैश हो गई। नया हाई बनाने के बाद चांदी 21,000 रुपए तक सस्ती हुई। 2,54,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद देर रात तक चांदी का भाव 2,28,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये सिल्वर प्राइस के फ्यूचर का लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो दोस्तों, चांदी के बढ़ते भाव के बीच अचानक से यह एकदम से बड़ा क्रैश देखने को मिला, मतलब भारी गिरावट देखने को मिली। MCX पर हाई बनाने के बाद चांदी एक ही दिन में 8% से भी ज्यादा गिरी, वरना कल दिन तक तो सोना और चांदी दोनों लगातार 5वें दिन नए ऑल टाइम हाई पर थे। चांदी 2,43,000 और MCX पर तो 2,50,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। सोना 1,38,000 के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब भी चांदी का प्राइस 2,28,000 के लगभग चल रहा, जबकि गोल्ड का प्राइस 1,34,000 रुपए के लगभग चल रहा है। और वहीं सोने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में भारतीय लोगों के घरों में देश की GDP से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो 34,600 टन गोल्ड पड़ा है, जिसकी कीमत 450 लाख करोड़ रुपए है, जबकि हमारे देश की GDP 370 लाख करोड़ रुपए है, जो भारतीय घरों में माताएं बहनें सोने चांदी के जो गहने पहनती हैं, उस सोने की कुल वैल्यूएशन 450 लाख करोड़ के भी पार पहुंच चुकी है। देखिए जरा, यह मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना की जगह नया बिल लेकर आई, जी राम जी योजना, इससे राज्यों को 17,000 करोड़ तक का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक SBI रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट में दी गई और SBI ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन राज्यों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि भले ही इस योजना में फंडिंग का पैटर्न बदल दिया है, बावजूद इसके राज्यों को सामूहिक रूप से 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है, जबकि मनरेगा योजना का तो पूरा फंड केंद्र सरकार देती थी। अभी इस जी राम जी योजना में तो 40% पैसा राज्य सरकारों को भी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके बाद भी इस योजना में कुछ ऐसे नए बुनियादी बदलाव किए गए हैं जिनसे राज्यों को ऑल ओवर बेनिफिट होगा। चलिए अगली खबर देखिए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी 2026 से ही जीरो ड्यूटी जीरो टैक्स लगेगा। श्रम प्रधान उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते ECTA को 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए यह ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बाजार खुलने जा रहा है। ये कुछ डाटा भी आप देख सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA में क्या क्या खास है, वहीं कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, आप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC विधेयक 2025 से बैंकों को कर्ज वसूली में राहत मिलेगी। और वहीं आईफोन को लेकर भी देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत में iPhone 16 की 65 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन चुका है। वहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि अगले साल 2026 में एप्पल कंपनी फोल्डेबल नई साल 2026 में कई बड़े इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 2026 से सरकार कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू करने जा रही है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको 7x24 न्यूज चैनल पर इस बाबत अपडेट भी बताया था, तो आप चैनल पर जाकर यह वीडियो देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 से हमारे देश में 10 नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि PM सूर्य घर योजना से देश के 25 लाख से भी ज्यादा घर रोशन हुए हैं। हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी और इस योजना में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों के घरों पर, इसमें घरों को 300 से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। सरकार की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए हैं। कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकता है, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए। वाहन उद्योग साल 2025 को रिकॉर्ड बिक्री के साथ विदा करेगा। इस साल 25 से 25 में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा वाहन बिक्री का अनुमान है, 2.8 करोड़। और वहीं दोस्तों, बीते महीने नवंबर में हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 6.7% रही, जो कि 2 साल के उच्चतम स्तर पर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण यह इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यानी औद्योगिक उत्पादन दर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और डिफेंस सेक्टर पर भी सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए। देश के रक्षा मंत्रालय ने लगभग 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के खरीद सौदों को मंजूरी दे दी है, जिससे कि हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना तीनों ही सेनाएं पहले से ज्यादा मजबूत होंगी, क्योंकि इस 69 करोड़ के रक्षा बजट से रडार, रेडियो जैसे एडवांस डिवाइस भी खरीदे जाएंगे, जो कि सेना को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, है ना। और कई नए एडवांस हथियार भी मिलेंगे, जैसे आत्मघाती ड्रोन, नई पीनाकार रॉकेट, ड्रोन रडार। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए जासूसी ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। यह 79,000 करोड़ के रक्षा
सुरक्षा सौदे से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक अपडेट जारी किया कि आज से ही बिना आधार कार्ड के अब आप दिन में रेलवे टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बिना आधार कार्ड लिंक वाले IRCTC यूजर्स अब टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा और रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है, जिसमें पहले फेज के नियम कल से लागू हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे फेज के नियम 5 जनवरी से और तीसरा फेज का नियम 12 जनवरी से लागू होगा। ये देख सकते हैं रेलवे की तरफ से इस बारे में अलर्ट भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर अगर आपका IRCTC अकाउंट अभी तक भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर लें। और लिंक करने का तरीका क्या है, सिंपल, ये स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं खबर देखिए, नए साल के मौके पर अयोध्या से लेकर काशी तक उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। खाटू श्याम के दर्शन में भी 2 घंटे तक समय लग रहा है। ओमकारेश्वर में VIP दर्शन अभी बंद कर दिए गए हैं और बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने तो श्रद्धालुओं से अब कुछ दिन नहीं आने की अपील की है। नए साल से पहले देश भर में धार्मिक स्थलों पर यह जन सैलाब उमड़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है लोगों को, तब जाकर दर्शन हो पा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मेरे ईद में जाने पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं। गुरुद्वारे पर चुप्पी साध गई। कोलकाता में 15 एकड़ में बनने वाले दुर्गा मंदिर की उन्होंने नींव रखी और उनके इस कार्यक्रम को भाजपा ने राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीते दिन कोलकाता के न्यू टाउन में ये दुर्गा आंगन की नींव रखी, जो कि देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा। 15 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है और इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, है ना। राम मंदिर की तरह ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में दुर्गा मंदिर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप इसकी कुछ खासियत भी। और वहीं खबर देखिए, भारत से बैंक फ्रॉड करके विदेशों में रह रहे ललित मोदी और विजय माल्या का जो वीडियो सामने आया था, तो उस पर ललित मोदी ने अब माफी मांगी और लिखा कि मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूँ। कहा था मैं, और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि असम जैसे पूरे देश से घुसपैठियां भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। बीते दिन अमित शाह ने असम में जनसभा जन रैली को संबोधित किया और इस दरमियान कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को असम से बाहर निकालने का प्लान भी बताया। और इस असम दौरे के दौरान उन्होंने 227 करोड़ की बटा द्रवा परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये परियोजना क्या है, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई दोस्तों बीते दिन। देखिए आंध्र प्रदेश में टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लग गई। एक यात्री की मौत हो गई। वह तो ठीक रहा कि यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन रुकवा दी, इसीलिए बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस आग लगने की घटना में ट्रेन के 2 ऐसी कोच जल गए थे। विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर यह बड़ा रेलवे हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, कई सुविधाएं और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में यह अहम मुद्दा उठाया। और वहीं देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि RSS 3 संघ का लक्ष्य है हिंदू समाज को एकजुट करना, सनातन धर्म को जिंदा करने का समय आ गया है, भारत का विश्व गुरु बनना भी जरूरी है। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी हिंसा का मामला देखने को मिला। हिंदू परिवारों के 5 घरों में आग लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद थे, लोग बाढ़ काटकर घर से निकले और इस मामले से जुड़े 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिनों दिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और वहीं खबर देखिए, PF का अंतधारकों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा है। EPFO में सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब देश के किसी भी PF ऑफिस से, आप कहीं भी किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आपका PF से जुड़ा हर काम हो जाएगा। जैसे पासपोर्ट ऑफिस में सुविधा मिलती है ना, यूनिवर्सल सेंट्रल लेवल की सुविधा, वैसे ही EPFO में सिंगल विंडो सर्विस सेंटर बनाने जा रही है केंद्र सरकार। खुद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और वहीं खबर है, नए साल 2026 में यूपी नोएडा वासियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। डबल डेकर से शुरू होगी सार्वजनिक बस सेवाएं। 50 बसों का टेंडर भी शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देखिए, अयोध्या वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली। मात्र 2 घंटे में आपका सफर पूरा होगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। तो इससे यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब देश में होगी हथियारों की डिजिटल ट्रैकिंग। अब एक क्लिक पर खुलेगी अवैध हथियारों की कुंडली भी। जी हाँ, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को नई दिशा देते हुए NIA की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है देश भर में हथियारों की आवाजाही पर रियल टाइम निगरानी रखना और उनके अवैध व्यापार को खत्म करना। वहीं देखिए, पंजाब वासियों को भी नए साल से पहले बड़ी राहत दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंजाब के होशियार में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी मिली। बनो सब तहसील भी अपग्रेड की जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार की मनरेगा स्कीम को लेकर भी आज पंजाब कैबिनेट में विशेष सेशन का आयोजन होगा। अच्छा, वैसे पंजाब से जुड़ी एक और अनोखी खबर देखिए, एक किसान की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। फतेहगढ़ साहिब में मात्र 7 रुपए की टिकट खरीदी थी। ये पहले भी लॉटरी में 90,000 रुपए जीत चुके हैं। और गुड लक किस्मत देखिए, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक किसान ने 7 रुपए में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। नाम है बलकर सिंह। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा उनको दिए गए जमानत के आदेश पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर को रिहा नहीं किया जा सकता है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जमानत दे दी थी, लेकिन उस जमानत को भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फिलहाल कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले कि जज से भी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़िता रोने लग गई और कहा कि फांसी दिलाऊंगी इस अपराधी को, कुलदीप सेंगर को फांसी तक लेकर जाऊंगी तभी न्याय मिलेगा। उन्नाव रेप की इसकी पीड़िता ने अपना दर्द भी बयां किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली के 6476 गरीब परिवारों का सपना पूरा होगा। सावदा केवरा में फ्लैट की चाबी सौंपेगी सरकार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये प्लान बना दिया गया है और तकरीबन 25,000 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। तो 2026 की शुरुआत में ही गरीब लोगों को उनका आवाज मिल पाएगा, है ना। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब झारखंड में भी सक्रिय हुई बीजेपी। संगठन प्रभारी ने नेताओं को टास्क भी दिया। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति में निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार के गठबंधन पर अजीत पवार बोले कि परिवार फिर एकजुट हुआ। 2 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। ये जुलाई 2023 में अलग हुई है, लेकिन अभी महाराष्ट्र की राजनीति में यह एकजुटता देखने को मिल रही है। गठबंधन की घोषणा की है एनसीपी दोनों ने। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और बंगाल में आज 1:30 पर कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा और सैन्य अभ्यास शुरू किया। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज भी लॉन्च। तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा है मानो चाइना और ताइवान के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और कहा कि यूक्रेन में प्रगति हुई, लेकिन अभी भी कुछ जटिल मुद्दे बाकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति को लेकर भी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। वहीं इधर इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही थी कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में आ गया है ईरान। राष्ट्रपति बोले कि यह हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन हम अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया के इन तीनों बड़े देशों के सामने खड़ा होकर यह बयानबाजी की है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल